ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ इतना देरी से क्यों नहीं वीडियो बनाने के लिए, और साथ में मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ मुझे इतना प्रेम और समर्थन देने के लिए। अभी मैंने कुल मिलाकर 20 प्रश्न छाट कर निकाले हैं। अब सबके प्रश्न तो नहीं ले सकता था, पर मैंने ऐसा प्रयत्न किया कि लगभग सभी के प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी का प्रश्न छूट जाता है तो मैं उनसे फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। सबसे पहला प्रश्न है कि मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म या सीरीज़ कौन सी है। अब देखिए, मेरे ओपिनियन में इसका सही तरीके से उत्तर कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि देखिए हर एक जोनर की अलग अलग फिल्म हमें पसंद आती है। कई सारी फिल्में हैं जो अलग अलग समय पर हमें पसंद आती है। जैसे कोई किसी फिल्म की फिलोसॉफी हमें बहुत पसंद आती है, तो कोई एक्शन फिल्म हमें बहुत पसंद आती है, तो कोई सस्पेंस फिल्म, कई सारी ऐसी फिल्में हैं। तो पर्टिकुलर ऐसी कोई फिल्म या सीरीज़ तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर फिर भी मेरी हाईएस्ट रेटेड हॉलीवुड मूवीज़ की लिस्ट प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई हुई है। बॉलीवुड मूवीज़ की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और इंडियन रीजनल, ये तीनों मैंने अलग अलग इनकी हाईएस्ट रेटेड मूवीज़ की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। होम पेज पर ही हमारे चैनल के ये सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी। इसके अलावा कई सारे मित्रों ने ये भी प्रश्न पूछा है कि मैं टॉप 10 हॉरर मूवीज़ या टॉप 10 सस्पेंस मूवीज़ या टॉप 10 रोमांटिक मूवीज़ ऐसी लिस्ट क्यों नहीं बनाता, या जो टॉप 10 या 15 भारत की बेस्ट वेब सीरीज़ कौन सी है ऐसी लिस्ट में क्यों नहीं बनाता। ये प्रश्न भी कई मित्रों ने पूछा है। तो देखिए, मैं भी ऐसे वीडियोस बना सकता था लॉकडाउन की शुरुआत में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने बनाए हैं कि ये टॉप 10 या टॉप 15 भारत की बेस्ट वेब सीरीज़ है, या ये वर्स्ट भारत की वेब सीरीज़ है। देखिए, ईमानदारी से बताओ तो इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी सीरीज़ अब तक रिलीज़ हो चुकी है कि उन सबको देख पाना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अभी मैं एक करके सबको कंप्लीट करते जा रहा हूँ, और सब जब मैं देख लूँगा तब मैं अपना ओपिनियन बता पाऊँगा ना कि भाई ये वर्स्ट है या ये बेस्ट है, तब जाकर मैं अपना ओपिनियन बता पाऊँगा। अब जैसे कि देखिए, 2019 की मैंने बॉलीवुड और हॉलीवुड की लगभग सभी फिल्में देखी हुई थी। इस वजह से मैं उनकी टॉप 10 बेस्ट और वर्स्ट की लिस्ट बना पाता हूँ। और रीजनल फिल्म्स अभी भी मुझसे कुछ छूटी हुई है, इसलिए अभी जुलाई चल रहा है, पर फिर भी मैंने अभी तक भी 2019 की इंडियन रीजनल फिल्म्स की बेस्ट और वर्स्ट की लिस्ट नहीं बनाई है। कुछ फिल्म्स बाकी है, मैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जब कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं 2019 की इंडियन रीजनल फिल्म्स की बेस्ट और वर्स्ट की लिस्ट बनाऊंगा। ये प्रश्न भी बहुत मित्र बहुत लंबे समय से पूछ रहे थे, तो ये एक प्रश्न भी एक्स्ट्रा कवर हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मेरे ऑस्कर और IMDb रेटिंग्स पर क्या विचार है। देखिए, मैंने IMDb रेटिंग्स पर पूरा अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, और अगर संक्षेप में मैं यहाँ पर बताऊँ तो IMDb की जो रेटिंग होती है वो आप और हम जैसे जो यूज़र्स हैं IMDb के, वो जो रेट करते हैं किसी कंटेंट को, उसका एवरेज वहाँ पर लगभग दिखाया जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि कई बार बहुत सी ऐसी वाहियात फिल्में होती है, उनको भी बहुत हाईएस्ट रेटिंग वहाँ पर मिल जाती है। तो उतना सही हम नहीं कह सकते IMDb की रेटिंग को। इसके बाद में ऑस्कर के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, कोई भी अनबायस्ड नहीं होता। जो भी कोई भी अवार्ड फंक्शन आप दुनिया का ले लीजिए, उसकी जो ज्यूरी होती है, उनकी जो विचारधारा होती है, वो प्रभाव डालती है अवार्ड फंक्शन पर। जैसे कि देखिए, भारत की उन्हीं फिल्मों को ऑस्कर में थोड़ा सा जगह मिलती है, चाहे नॉमिनेशन में ही सही, पर उन्हीं फिल्मों को जगह मिलती है जिनमें भारत को बहुत पिछड़ा हुआ वगैरह दिखाया जाता है। चाहे स्लमडॉग मिलियनेयर ले लीजिए, और भी कई सारी ऐसी फिल्में हैं, कंटेंट है। और भारत को छोड़ दीजिए, हॉलीवुड फिल्म्स को भी आप ले लेंगे तो भी कई सारे आपको ऐसे यूज़र्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर भी जो ऑस्कर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो लेफ्ट लीनिंग विचारधारा है या एक लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ उनकी जो एक झुकाव है ऑस्कर का, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग ऑस्कर को क्रिटिसाइज़ करते हैं। 2016 का उदाहरण लीजिए, ला ला लैंड फिल्म को पहले नॉमिनेट किया गया, मतलब ला ला लैंड ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है ऐसा पहले बोला गया स्टेज पर बाद में कहा कि भाई ये टेक्निकल एरर है, कुछ गलती से हमने ये पढ़ लिया है, और अचानक से मूनलाइट फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दे दिया गया, क्योंकि उसमें सारे ब्लैक कृष्णवर्णीय लोग उसमें सारे एक्टर्स थे। इस वजह से उसको अवार्ड दिया गया। ये बायस्ड है ऑस्कर, इसको लेकर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था ऑस्कर को। तो देखिए, कोई भी अवार्ड फंक्शन हो दुनिया का, सभी एक पर्टिकुलर विचारधारा से प्रभावित होते हैं। उसके जो चलाने वाली ज्यूरी होती है या जो लोग होते हैं, वो उस पर प्रभाव डालते हैं। खास तौर पर अगर हम भारत को देखें तो स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक की अब जिन जिन फिल्मों को या जिन जिन साहित्यकारों को अवार्ड मिले हुए हैं, आप उनकी फिल्में या उनकी किताबें या उनके नॉवेल्स उठाकर देख लीजिए, उनकी विचारधारा क्या है देख लीजिए, उनके भारत के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में क्या विचारधारा है आप देख लीजिए। ज़्यादातर उन्हीं साहित्यकारों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, उन्हीं फिल्म मेकर्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं जिनकी विचारधारा या तो भारत विरोधी होती है, या अलगाववाद के समर्थक वो होते हैं,
या हमारे संस्कृति के विरोधी उनकी विचारधारा होती है, और इसी वजह से फिर यही लोग अवार्ड वापस करते हैं, इनको ही अवार्ड वापसी गैंग वगैरह भी कहा जाता है। तो ये हर जगह पर होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि वाई लिबरल प्रोपेगेंडा वर्क्स ऑन मूवीज़। इसके ऊपर तो मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, पर फिर भी संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो देखिए जिन्हें राइट विंग वाला या कंजर्वेटिव कहा जाता है, ज़्यादातर वो लोग फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं उत्तर दूं तो एक तो वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सही नहीं मानते हैं, उससे इसलिए वो बचपन से उनको घर में ऐसे संस्कार या उनकी विचारधारा ऐसी होती है कि वे इस इंडस्ट्री से दूर रहते हैं, और जो अपने आप को बहुत लिबरल या लेफ्ट लीनिंग जिनकी विचारधारा होती है, वे ज़्यादा इस झुकाव उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ होता है, और इसी वजह से लिबरल प्रोपेगेंडा मूवीज़ में हमें देखने को मिलता है। और वर्क क्यों करता है, तो भाई देखिए, जो एक युवावस्था होती है ना, उस समय एक स्वाभाविकता मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो असंयमी जीवन पद्धति की तरफ होता है। जीवन में संयम, सदाचार या पेरेंट्स का थोड़ा सा अनुशासन या समाज का बंधन, ये सारी बातें युवावस्था में पसंद नहीं आती है। हम इनको तोड़ना चाहते हैं। पेरेंट्स की थोड़ी सी डांट हमें हर्ट करती है, हमें पसंद नहीं आता कोई हमें डांटे, टोके, रोके। समाज के बंधन हमें पसंद नहीं आते। और जब इस प्रकार से लिबरल प्रोपेगेंडा वाली फिल्में जिनमें सेक्सुअल लिबरेशन के बारे में बातें की जाती है, वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, और अपनी इन सारी फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए बाप को थप्पड़ मार दो, घर से भाग जाओ, और ऐसे पेरेंट्स को बहुत दरिंदों की तरह ऐसी फिल्मों में दिखाया जाता है, तो अपने आप ऑब्वियसली युवावस्था में ऐसी फिल्मों की तरफ हम आकर्षित होते हैं, और इसलिए ये वर्क करता है ऐसा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, धीरे धीरे हम सब बातों को जब समझते जाते हैं, तो अपने आप हम इस प्रोपेगेंडा को भी समझ पाते हैं कि जीवन में संयम की, सदाचार की, संस्कारों का क्या महत्व होता है, समाज के या पेरेंट्स के या बुजुर्गों के अनुशासन का जीवन में क्या महत्व होता है। ये बातें धीरे धीरे हम समझ जाते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि राइट विंग फिल्म मेकर्स इतने ज़्यादा डम और लेजी क्यों होते हैं। ये थोड़ा सा किसी को ऑफेंसिव लग सकता है, पर हाँ, ये सच्चाई है। वो वीडियो आप हमारा ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड के भविष्य को लेकर मेरे क्या विचार हैं। देखिए, बॉलीवुड का भविष्य वही होगा जो हम चाहते हैं, यानी जो दर्शक चाहते हैं। आज से 3 वर्ष पहले तक ऐसा लगता था जैसे यार ये इंडस्ट्री, मतलब बॉलीवुड को जितनी हो सके मन से गालियाँ देने की इच्छा होती थी कि भाई ये इंडस्ट्री बस हमारे देश और हमारी जड़ों पर, हमारी संस्कृति पर आघात करती है। अभी भी वैसा ही ज़्यादातर कंटेंट बनता है, पर फिर भी एक उम्मीद की किरण हमें देखने को मिल रही है कि भाई हाँ, कुछ अच्छा कंटेंट अभी बन रहा है, कुछ फिल्म मेकर्स अभी आगे आ रहे हैं, कुछ हमारे सच्चे इतिहास पर, हमारे महापुरुषों पर फिल्में बनाई जा रही है। अब हमारे हाथ में है कि हमें किस प्रकार के कंटेंट को सपोर्ट करना है। और अभी तो सोशल मीडिया पर बॉलीवुड माफिया और क्रिटिक्स माफिया, इनके विरुद्ध पूरा एक माहौल बना हुआ है। इनके जो ISI के साथ में लिंक्स है, या आतंकवाद को फंड करने वालों के साथ में बॉलीवुड के जो लिंक्स है, ये सारी बातें अभी सामने आई हुई है, और इन सब के विरुद्ध अभी लोगों में एक आक्रोश है। तो बस हमें इस आक्रोश को बना कर रखना है। अपने आप इस इंडस्ट्री में बदलाव हम देखेंगे भविष्य में। अगला प्रश्न है कि क्या मुझे पेड रिव्यूज़ के ऑफर आते हैं। बिल्कुल आते हैं, सभी को आते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सभी को आते हैं पेड रिव्यूज़ के ऑफर। मैं सच कहता हूँ, वो सारे ईमेल्स में आपको सच कहता हूँ दिखाना चाहता हूँ, पर उनके नीचे एक बहुत लंबा चौड़ा लीगल नोटिस होता है कि भाई अगर इस ईमेल का कोई भी पार्ट आप अगर कहीं पर दिखाते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए मैं वो ईमेल्स नहीं दिखा सकता हूँ आपको, पर यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे पेड रिव्यूज़ के ये मेल मुझे आते हैं, और अपने आप को बहुत अनबायस्ड कहने वाले लोग भी धड़ल्ले से पेड रिव्यूज़ करते हैं। छोड़िए, अब किसी के बारे में मैं यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहता। इसके बाद में छठा प्रश्न है कि आपके घर में कितने लोग हैं। कुल मिलाकर 7 लोग हैं। माँ, पिताजी, छोटा भाई, पत्नी, बेटी गार्गी, दादी और मैं, कुल मिलाकर 7 लोग हैं। इसके बाद में 7वां प्रश्न है कि यूट्यूब चैनल खोलने की इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली। देखिए, मैं सच कहता हूँ, पता नहीं किस वजह से मुझे अंदर से अपने आप ही ऐसे हुआ कि मुझे मूवी रिव्यूज़ करने हैं। यूट्यूब चैनल खोलने से भी कई वर्ष पहले, करीब 7 या 8 वर्ष पहले, 2012 या 13 में मैंने एक डोमेन परचेज़ किया था, pratikborade.com करके, और उसके होम पेज पर मैंने अपने खुद के बारे में कुछ जानकारी वगैरह दी थी। उसके बाद में एक अलग से पेज पर मैंने रिव्यू का एक अलग से पेज बनाया था। वहाँ पर हर हफ्ते फिर मैं फिल्मों के रिव्यू वगैरह अपलोड करता, ऐसे लिखता था, वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था, लिखता था केवल, रेटिंग वगैरह भी देता था। वो पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा था, मूवी रिव्यू करने हैं। और सबसे बड़ा कारण, इंस्पिरेशन तो यही है कि ये जो बॉलीवुड की जितनी भी ये क्रिटिक्स है,
चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्रिटिक्स लीजिए या फिर किसी मीडिया हाउस से जुड़े हुए क्रिटिक्स लीजिए या फिर किसी न्यूज़पेपर के ही आप किसी फिल्म समीक्षक के रिव्यूज़ आप उठाकर देख लीजिए, क्रिटिक्स के रिव्यूज़ आप उठाकर देख लीजिए। स्पष्ट रूप से उनमें हमें एक लेफ्ट लीनिंग विचारधारा, एक लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ की जो विचारधारा है, झुकी हुई विचारधारा है, हम स्पष्ट रूप से वहाँ पर देख सकते हैं। वे उन्हीं प्रकार की फिल्मों को प्रमोट करते थे जो उनकी विचारधारा को सपोर्ट करती है, उन्हीं प्रकार की फिल्मों को अवार्ड्स मिलते हैं, उन्हीं प्रकार के फिल्म मेकर्स को प्रमोट किया जाता है। ये सब देखता था तो बहुत अंदर गुस्सा आता था कि यार क्या कोई भी नहीं है इनको उत्तर देने वाला, क्योंकि या एक भी क्रिटिक नहीं है ऐसा जो इनको जवाब दे सके या इनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर सके। ये सबसे ज़्यादा गुस्सा था मुझे अंदर मेरे। और फिर 4 वर्ष पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया और शुरुआत में फिल्मों के बारे में भी वीडियो बनाता था और ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा वीडियोस बनाता था। इसी चैनल पर हमारे 25 से 30 हज़ार सब्सक्राइबर होने तक भी ज़्यादातर हमारे इस चैनल पर पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही वीडियोस थे। मूवी रिव्यूज़ बहुत बाद में मैंने करना शुरू किया था। फिर मैंने हमारे इस चैनल के जो केवल पॉलिटिक्स को रिलेटेड जो वीडियोस है वो प्रतीक स्पीक्स चैनल पर ट्रांसफ़र कर देते और इस चैनल पर फिर मैं मूवी रिव्यूज़ ही करता था या फिल्मों की जो फिलॉसफी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उस पर मैं वीडियोस बनाता था और कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस भी मैंने इस चैनल पर डाले हैं। और मुझे बहुत खुशी कि 4 वर्ष पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब कोई भी इन फिल्मों के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने वाला यूट्यूब पर नहीं था। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब तो बस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ 2-3 चैनल्स थे जो रिव्यू करते थे, बाकी कोई भी नहीं था मूवी रिव्यू चैनल। फिर धीरे धीरे और भी कई सारे चैनल शुरू हुए और मुझे ये बहुत खुशी कि हमारे चैनल में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव लाने में एक योगदान दिया है। इसके बाद में 8वां प्रश्न है कि एनिमे और एनिमेटेड कंटेंट पर मेरे क्या विचार हैं और क्या मैं लाइव एक्शन फिल्म्स और एनिमे को या एनिमेटेड फिल्म्स को इक्वल मानता हूँ या फिर किसी को बड़ा या छोटा मानता हूँ। देखिए, चाहे एनिमे हो, एनिमेटेड फिल्म्स हो या लाइव एक्शन फिल्म्स हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो फिल्म क्या कहने की कोशिश करती है, हम उस फिल्म के साथ में जुड़ पाते हैं या नहीं, या वो फिल्म या सीरीज़ या जो भी कंटेंट है वो हमारे इमोशंस को छू पाता है या नहीं। ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कई सारी ऐसी एनिमे फिल्म्स है, सीरीज़ मैंने ज़्यादा तो नहीं देखी है, पर जो भी मैंने कई सारी एनिमे फिल्म्स का सीरीज़ का रिव्यू किया है तो मैं यही कहूँगा कि उनमें जितनी डीप फिलॉसफी है वो हमें कई सारी लाइव एक्शन फिल्म्स में भी देखने को नहीं मिलती। एनीमे में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो किसी भी चेहरे को किसी भी प्रकार से कितने भी लाउड इमोशंस या कैसे भी वो दिखा सकते हैं वहाँ पर। तो वैसे देखा जाए तो एनीमे और एनिमेटेड फिल्म्स के पास में ये एक ज़्यादा प्लस पॉइंट है लाइव एक्शन फिल्म्स की अपेक्षा। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि किसी वीडियो के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ। देखिए, मैंने कई बार ये आपको बात बताई है मेरे गुरुदेव के सत्संग की कि मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब तक हम लोगों की नज़रों से खुद को देखते हैं तब तक हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, तब तक कभी भी हमारा दुख नहीं मिट सकता। लोगों की नज़रों से खुद को देखना मतलब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बात जब तक हम पर असर करती है तब तक हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। और एक हमारा खुद का एक पर्टिकुलर स्टैंड होना चाहिए, हमारी खुद की एक विचारधारा होनी चाहिए और उस पर हमें कायम होना चाहिए। बिन पेंदे के लोटे की तरह इधर उधर लुढ़कते रहना, इसमें कोई ऐसा जीवन जीने का क्या तात्पर्य है, आप बताइए। बाकी हर व्यक्ति का हर घटना की तरफ, हर पुस्तक की तरफ, हर कला की तरफ, हर फिल्म की तरफ देखने का अपना एक नज़रिया होता है, अपना एक विचार होता है। हर समय के अनुसार वो देखने का नज़रिया, वो पॉइंट ऑफ व्यू बदलती भी जाता है। जैसे जैसे हम और मैच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा ज्ञान और बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ही हमारा दृष्टिकोण भी बदलते जाता है। तो किसी वीडियो को आज पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है मेरे, पर उसी वीडियो को कुछ वर्षों के बाद में जब लोग और समझेंगे, पता चलेगा उन्हें कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उन्हें तब मैंने क्या कहने की कोशिश की थी वो समझ में भी आएगा। 10वां प्रश्न है कि यूट्यूब के अलावा मैं क्या करता हूँ। बहुत सारे मित्रों ने ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, मैंने मेरे कैफ़े के बारे में आपको कई बार बताया हुआ है। कैफ़े में शूट की हुई रेसिपीज़ के भी कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। मैंने पिज़्ज़ा बनाते हुए, सैंडविच बनाते हुए और भी कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं। आप हमारे प्रतीक्स किचन चैनल पर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। कई वीडियोज़ मैंने डिलीट भी कर दिए हैं, पर फिर भी जो भी है वो आप देख सकते हैं प्रतीक्स किचन चैनल पर। और कैफ़े से पहले मेरा एक इलेक्ट्रिकल्स का और कंप्यूटर का दुकान भी था, जिनमें मैं कंप्यूटर, नए पुराने कंप्यूटर बेचता भी था, रिपेयर भी करता था। हार्डवेयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी मुझे, और केवल हार्डवेयर ही नहीं, मैंने कोडिंग वगैरह भी की हुई है जब मैं आश्रम में था। पर केवल विजुअल फॉक्स प्रो की कोडिंग की हुई है, और विजुअल फॉक्स प्रो बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है। मतलब इतनी ज़्यादा
आसान उसकी कोडिंग होती है ना विजुअल फॉक्स प्रो की, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है वो प्रोडक्ट विजुअल फॉक्स प्रो का, तो 2009 का था शायद सबसे लास्ट उनका अपडेट विजुअल फॉक्स प्रो का, उसके बाद में उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है उसे। पर हाँ, उसमें मैंने बहुत सारी कोडिंग की है, हज़ारों लाइंस के प्रोग्राम्स लिखे हैं। तो हाँ, कोडिंग के बारे में, हार्डवेयर के बारे में भी जानकारी थी, तो उसका भी एक शॉप था मेरा कंप्यूटर का। इसके अलावा एक मैंने होम सर्विसेज भी शुरू की थी, कब 5 या 6 वर्ष पहले। उसमें बस एक हमारा गांव, आजू बाजू के जो कुछ गांव थे वहाँ पर बस आप एक कॉल करते ही इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या मिस्त्री या कारपेंटर या पेंटर जो भी आप चाहते हैं मैं उनको भेज देता था। कॉन्टैक्ट्स बना कर रखे थे। 1-1.5 वर्षों तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरी करीब ऐसी 2-3 नोटबुक ऐसी ऑर्डर से भर गई थी, इतने सारे ऑर्डर्स आए थे। पर बाद में 1-1.5 वर्ष के बाद वो सब झंझट वाला काम लगा मुझे, यार इतना सब झंझट नहीं, मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर उसमें इतने सारे वो लोगों को संभालना वो सब, फिर मैंने कैफ़े पर थोड़ा ध्यान दिया और 4-4.5 वर्षों तक मैंने कैफ़े चलाया। और अभी पिछले 1 वर्ष से मैंने वो दूसरे को चलाने के लिए दे दिया है कैफ़े, और अभी मैं पूरा अपना ध्यान यूट्यूब पर ही दे रहा हूँ। 11वां प्रश्न है कि क्या स्कूल टाइम में कभी लव या अट्रैक्शन से मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, कि मतलब मेरा मन विचलित हुआ है क्या? अब देखिए, मन विचलित होना या डिस्ट्रैक्ट होना इतना तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो केवल लड़कों का था, हम सब लड़के ही थे। इसलिए मैं सच कहता हूँ, पूरे स्कूल में मैंने कभी किसी के साथ में बात तक नहीं, किसी लड़की के साथ में बात तक नहीं की। तो ये प्यार, लव या डिस्ट्रैक्ट होना ये सब कभी हुआ ही नहीं। बाकी हाँ, अट्रैक्शन, किसी के प्रति आकर्षित होना, ये तो नॉर्मल बात है, तो बचपन में सभी के साथ में होता है। पर हाँ, एक लड़की के नाम से मुझे हमेशा बहुत चिढ़ाया जाता था। मतलब मैं इतना डरता था, जब मुझे चिढ़ाते थे तो मैं बहुत डरता था कि यार कभी कहीं घर पर ना बता दे। वैसे कुछ था नहीं, कभी मैंने बात भी नहीं की, पर बस लड़के ऐसे ही चिढ़ाना है इसलिए चिढ़ाते थे, तो उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा डरता था। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता हूँ। शायद मैं 9वीं में था उस समय। एक लड़की फ्रेंडशिप डे के दिन मुझे फ्रेंडशिप बैंड बांधने के लिए आई थी, फ्रेंडशिप वगैरह सबसे पहले आकर वो मुझे किसी दूसरे छोटी लड़के से मुझे बुलाया बाहर। मैं गया तो कहा कि सॉरी कहना चाहती हूँ। मैंने कहा किस बात की सॉरी, मतलब मुझे तो पता भी नहीं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा ट्यूशन में हम सब हंसे थे तुम पर। मुझे लगा, मैंने कहा भाई कोई सॉरी वगैरह नहीं। तो उन्होंने कहा फ्रेंडशिप करनी है, फ्रेंडशिप बैंड वगैरह था। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं करनी फ्रेंडशिप। मैं हाथ जोड़कर वापस आ गया। और मैं सच कहता हूँ, अगले कुछ दिनों तक अंदर इतना ज़्यादा मैं प्राउड फील कर रहा था, इतना गर्व हो गया था कि हाँ यार मैंने ना ही बोला, बहुत बढ़िया किया मैंने। उस समय मैंने मेरे गुरुदेव की दीक्षा ली हुई थी और मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई थी नहीं कहकर। जो है वो मैंने आपको बता दिया। 12वां प्रश्न है कि मेरा सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है, फिल्म कौन सी है, मेरा कौन सा खुद का वीडियो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा यूट्यूब चैनल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, एक्टर के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी ऐसा। मैं किसी पर्टिकुलर एक्टर को फॉलो नहीं करता या पसंद नहीं करता है, मैं किसी का फ़ैन हूँ ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। हाँ, मैं कंटेंट, किसी फिल्म का, जब किसी फिल्म की फ़िलॉसफी या वो फिल्म क्या कहने की कोशिश करती है वो अगर मुझे पसंद आ जाए तो हाँ, उस पर्टिकुलर फिल्म को मैं पसंद करता हूँ। ऐसे कई सारी फिल्में हैं, तो कोई पर्टिकुलर ऐसे किसी एक्टर या फिल्म का नाम मैं नहीं बता सकता। मेरा कौन सा खुद का वीडियो मुझे पसंद है, तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे मस्ट वॉच वीडियोज़ की। कई सारे ऐसे वीडियोज़ है, ख़ासतौर पर भारत की सबसे बड़ी समस्या जो आज फॉरेन फंडिंग से हमारे देश में कन्वर्जन हो रहा है, वो एक वीडियो, या रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट पर मैंने जो वीडियो बनाया था वो एक वीडियो, और भी ऐसे कई सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने हमारे प्रतीक मस्ट वॉच वीडियो ऐसी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। वो आप ज़रूर देखिए वो पूरी प्लेलिस्ट। आप बाकी सारे हमारे वीडियोस नहीं देखे तो भी चलेगा, पर वो सारे वीडियोस आप ज़रूर देखना। इसके अलावा मेरा पसंदीदा यूट्यूब चैनल, देखिए मैं किसी एक चैनल का नाम लूँगा तो दूसरे के साथ में अन्याय हो जाएगा, किसी का नाम छूट जाएगा तो मुझे भी पसंद नहीं आएगा। तो जितने भी यूट्यूब चैनल्स जो आज हमारे देश और संस्कृति की रक्षा के लिए कंटेंट बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स मुझे बहुत पसंद है। 13वां प्रश्न है कि तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम्हारा पॉलिटिकल ओपिनियन ऐसा है। ऐसा है मतलब कैसा है पता नहीं, पर जैसा है वैसा है, अब क्या करें। देखिए, बचपन में से ऐसा ही हूँ। जब बचपन में 1999 में अटल जी जीते थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, पता नहीं क्यों, पर बहुत खुशी हुई थी मुझे। इसके बाद भी हमेशा से मेरा ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन या जो भी आप कहिए, मैं ऐसा ही हूँ। हमारे देश और संस्कृति के प्रति एक हमेशा से लगाव, प्रेम रहा है। हालांकि जब मैं 8वीं कक्षा में था तो थोड़ा सा
अपने आप से ही चिड़चिड़ा स्वभाव होने लग गया था, माता पिता से थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव होने लग गया था कि यार मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरा कोई नहीं है वगैरह वगैरह, थोड़ा सा ऐसा देखिए हो जाता है। तो एक 8वीं कक्षा में ऐसा हो गया था। पर उसके बाद मुझे फिर से सत्संग मिला, मेरी माँ ही मुझे सत्संग में ले गई थी, और फिर गुरुदेव मिलने के बाद में तो पूरा जीवन ही बदल गया। हालांकि बचपन से ही मेरी माँ मुझे हर शाम को बैठकर राम रक्षा पढ़ने के लिए कहती थी। हर रोज़ शाम को तुलसी के सामने दिया लगाना, शुभम करो तो कल्याणम का पाठ करना, ये सब बचपन से ही माँ ने संस्कार दिए थे। हरि पाठ का पाठ करना, पसायदान पढ़ना, राम रक्षा पढ़ना। तो फिर भी 8वीं कक्षा में जाकर थोड़ा सा मन चिड़चिड़ा, पेरेंट्स से ही नफरत करना, माता पिता से नफरत करना, मुझसे कोई प्रेम करता नहीं, मुझे मेरा कोई नहीं है ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसा हो गया था। पर हाँ, सत्संग ने जीवन बदल दिया, जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल दिया। बाकी मेरे बचपन के बारे में आप और भी जानना चाहते तो मैंने 2 या 3 अलग से वीडियोज़ बनाए हुए हैं। एक तो मैंने 10 लाख लोगों के सामने एक स्टेज पर प्ले किया था, वो वीडियो मैंने हमारे प्रतीक स्पीक्स चैनल पर डाला हुआ है, सबसे ऊपर ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वो एक स्टेज प्ले आप ज़रूर देखिए, उसमें भी मैंने मेरे बचपन के बारे में बताया हुआ है। 14वां प्रश्न है कि मेरे बचपन स्कूल वगैरह के बारे में मैं बताऊं। देखिए ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। मेरे बचपन पर मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। इसके बाद में 15वां प्रश्न है कि मुझे अपने चैनल से क्या अपेक्षा है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया किस अपेक्षा से, किस उद्देश्य से मैंने ये चैनल शुरू किया है कि ये जो क्रिटिक्स माफिया है या जो एक पर्टिकुलर लेफ्ट लीनिंग विचारधारा की फिल्मों को, कंटेंट को जो प्रमोट किया जाता है, ये हमें बदलना है। दर्शकों की पसंद में हमें बदलाव लाना है। और साथ में ही जो आज की युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग ऐसा है जो अपने ही देश और संस्कृति से नफरत करने लगा है, हेट करने लगा है। उन्हें अगर अपने ही देश की संस्कृति पर गर्व करने वाली बातें मैं कुछ उनको बता पाऊँ तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, अपेक्षा है। इसके बाद में 16वां प्रश्न है कि देश में मैं क्या बदलाव देखना चाहता हूँ। यही कि सब अपनी हमारे देश और संस्कृति पर गर्व करे और जो हमारा छुपा हुआ इतिहास है वो सबके सामने आए। ये सबसे बड़ा बदलाव मैं देखना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम जो दशकों से चला आ रहा है, ब्रिटिशों के समय से, जिन ब्रिटिशों ने, मैकॉले ने हमारे 7 लाख गुरुकुलों को बंद करके जो एक यहाँ पर ये अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति शुरू की, जिस शिक्षा पद्धति से बस एक पश्चिमी सभ्यता की गुलाम मानसिकता वाली जनरेशन पैदा हो रही है जो अपने ही देश, अपनी ही भाषा, अपनी ही मातृभाषा, अपनी ही संस्कृति से हेट करती है, नफरत करती है। ये बदलने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना आवश्यक है। 17वां प्रश्न है कि क्या फिल्में समाज पर असर करती है। देखिए चाहे फिल्में हो, वेब सीरीज़ हो, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, या पुस्तकें हो, यानी कला और साहित्य का जो क्षेत्र है, आर्ट एंड लिटरेचर का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र ही समाज में बदलाव लाने के लिए उसका उपयोग हमेशा से किया जाता रहा है, सदियों से, हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, प्रभु श्री रामचंद्र जी की हम उसे जीवनी कह सकते हैं। उस रामायण ने हजारों वर्षों से जनरेशंस को प्रभावित किया है। पहले वो एक साहित्य था केवल, उसके बाद में मतलब एक लिटरेचर का एक हिस्सा था केवल, उसके बाद में आर्ट यानी रामलीला के रूप में भी उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाने लगा। तो रामलीला के रूप में भी सदियों से जनरेशन्स को वो प्रभावित करते आया है, केवल भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में। आप चाहे जापान ले लीजिए, या थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ, या जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उन सब में आज भी रामलीला मनाई जाती है। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा एक मुस्लिम देश है, वहाँ पर भी आज भी रामलीला मनाई जाती है। तो ये हमारा इतिहास रहा है। तो पहले रामलीला के माध्यम से, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रामायण पर सीरियल्स बनी, फिल्में बनी। तो रामायण जो एक पहले साहित्य था, केवल एक लिटरेचर का हिस्सा था, फिर उसे आर्ट के द्वारा यानी रामलीला या सीरियल्स या फिल्मों के माध्यम से उसको समाज के सामने रखा। तो उसने समाज को इन्फ्लुएंस किया, जनरेशन्स को उसने प्रभावित किया है। और केवल रामायण ही नहीं, आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, लेखक हैं, केवल भारत के ही नहीं पूरे विश्व के आप देख लीजिए, जिन्होंने बड़ी बड़ी नॉवेल्स लिखी है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। उन्होंने समाज को प्रभावित किया है, बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। पहले केवल पुस्तकें थी, ये फिल्मों का माध्यम नहीं था, तो केवल पुस्तकों के माध्यम से ये समाज को प्रभावित करते थे जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे वो। फिर धीरे धीरे फिल्मों का माध्यम आया, तो फिल्मों के माध्यम से यही इंटेलेक्चुअल्स, यही बुद्धिजीवी अपने वो विचार फिल्मों के माध्यम से लोगों के सामने रखने लगे। और देखिए ये किस हद तक प्रभावित कर सकती है आर्ट एंड लिटरेचर का क्षेत्र। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, मार्क्स की वो दास कैपिटल वगैरह पुस्तक, उससे एक विचारधारा जन्मी कम्युनिज्म की।
और उस विचारधारा ने अरबों अरबों लोगों की जान ली है। अरबों अरबों लोगों का नरसंहार उस विचारधारा की वजह से हुआ है। हिटलर से भी घिनौने घिनौने तरीकों से पूरे विश्व में इस कम्युनिज्म विचारधारा ने लोगों की हत्या की है। भारत में भी देख लीजिए, एक पुस्तक ने किस प्रकार से कितने पूरे विश्व को प्रभावित किया, एक व्यक्ति की विचारधारा से ही। उसी विचारधारा पर आधारित कई सारी फिल्में बनी हैं, कई सारे कंटेंट बनते जा रहा है। अब कई लोग कहेंगे यार कुछ कुछ फिल्में तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए होती है। ये केवल आपकी सोच है ऐसी। कोई एक नॉर्मल सी लव स्टोरी भी आप लेंगे तो उस लव स्टोरी में भी अलग अलग प्रकार की अलग अलग लव स्टोरीज होती है। किसी की विचारधारा अगर संस्कृति का सम्मान करने वाली होगी तो वो एक अलग विचारधारा की लव स्टोरी बनाएगा जिसमें वो विवाह जैसी फिल्म बनाएगा। और अगर किसी की एक सेक्सुअल लिबरेशन वाली लिबरल आइडियोलॉजी वाली विचारधारा होगी तो वो सेक्सुअल लिबरेशन पर फिल्में बनाएगा। उसे विवाह जैसी फिल्में देखकर तकलीफ होगी कि यार ये क्या फिल्म है, ये कितनी ऑर्थोडॉक्स है, ये कितनी रूढ़िवादी है। तो ये आप एक कॉमेडी फिल्म भी अगर आप लोगे ना तो कई सारी कॉमेडी फिल्में हैं जिनमें ब्लैक कॉमेडी के माध्यम से एक समाज की कई सारी बातों पर कटाक्ष किया जाता है। हाँ, कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती कि जो बहुत ज़्यादा वाहियात होती है, जैसे कि हाउसफुल 4 ले लीजिए, या फिर एक सैफ अली खान की फिल्म आई थी यार, क्या उसका नाम, मैं तो नाम भी भूल गया, उसको छोड़िए। तो ऐसी कॉमेडी फिल्में जो बहुत ज़्यादा वाहियात होती है, जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता, उसमें कुछ फिलोसॉफी ढूंढना हो तो बेवकूफ़ी होती है। पर ज़्यादातर जो आर्ट एंड लिटरेचर का जो क्षेत्र है वो समाज को इन्फ्लुएंस करता है। और जो हम पढ़ते हैं ना, चाहे कोई आप पुस्तक पढ़ लीजिए, तो पढ़ने की अपेक्षा जो हम देखते हैं, जो विजुअल्स होते हैं, वो हम पर ज़्यादा असर करते हैं। तो पुस्तकों की भी अपेक्षा फिल्में हम पर ज़्यादा असर करती है। इस बात को कोई भी कितने भी बड़ी बड़ी स्टडीज इस पर हो चुकी है कि फिल्में कैसे इन्फ्लुएंस करती है क्या वगैरह, कोई इन बातों को नकार नहीं सकता है। और आप फिल्में छोड़ दीजिए यार, 3-3 घंटे की बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दीजिए या बड़ी बड़ी पुस्तकें छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति सुसाइड करने के लिए जा रहा होता है, उसे भी अगर कोई एक ऐसा जीवन परिवर्तन करने वाला कोई एक वाक्य सुनाई दे जाए, कोई एक अचानक से उसे कोई एक लाइन वो पढ़ ले, तो वो एक वाक्य उसका जीवन बदल सकता है। कई बार देखिए हम एकदम से निराश होते हैं तो एक छोटी सी लाइन किसी महापुरुष की एकदम से हमारा मन परिवर्तन कर देती है, हमारा जीवन बदल देती है, जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल देती है। और एक बात सदैव याद रखिए, 3 बातों को कोई भी टाल नहीं सकता। सबसे पहली बात है मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। दूसरा है बीता हुआ समय, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। और तीसरा है जो हम ग्रहण करते हैं उसका असर हम पर होता है, फिर वो चाहे आप जीवा से ग्रहण करें, आंखों से ग्रहण करें, कानों से ग्रहण करें, यानी हम जो देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, उन बातों का हम पर असर होता है। या जिस प्रकार की हम संगति करते हैं उस संगति का हम पर असर करता है। या जिस प्रकार के साहित्य की हम संगति करते हैं, या जिस प्रकार के दृश्य हम देखते हैं, या जो फिल्म हम जो भी हम देखते हैं, वो बातें हम पर असर करती है। इन 3 बातों को कोई भी टाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। 18वां प्रश्न है कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में इतना नॉलेज कैसे है, ये सब मैं याद कैसे रखता हूँ। देखिए, मैंने कई बार बताया है, मैंने आज तक आपको जो कुछ भी बताया है वो मेरे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जी के सत्संग में मैंने जो कुछ भी सुना है वही सब बातें मैंने आज तक आपको बताई। मतलब जो कुछ भी मैंने अच्छी आपको बातें बताई है हमारे देश और संस्कृति के बारे में, वे सब मेरे गुरुदेव के सत्संग से ही मैंने आपको बताई है। 19वां प्रश्न है कि कुछ नए प्रकार के कंटेंट के लिए कुछ नए प्लान्स है क्या। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी एक नया चैनल शुरू किया है, प्रतीक्स फिल्म थियरीज का। इसके अलावा हमारा जो प्रतीक्स किचन चैनल है वो बहुत लंबे समय से डेड पड़ा हुआ था, मैंने उस पर कोई कंटेंट डाला ही नहीं। मतलब 3 साल हो गए लगभग उस पर कोई कंटेंट डाला नहीं था। तो अब धीरे धीरे उस पर भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरी पत्नी, उन्होंने कुछ वीडियोज़ पिछले 1 महीने से उन्होंने डाले हैं, और अभी भी मैं भी खुद कुछ वीडियोज़ उस पर डालने वाला हूँ। 20वां प्रश्न है कि आपके आदर्श कौन है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे गुरुदेव ही, क्योंकि गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं होता है। और उसके बाद में जिन भी महापुरुषों ने हमारे देश और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, वे सभी मेरे आदर्श हैं। इसके बाद एक और 21वां प्रश्न, कई सारे मित्रों ने पूछा कि मेरी कमाई क्या है यूट्यूब की। तो देखिए, मेरी सबसे बड़ी यूट्यूब की कमाई तो यही रही है कि मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी बदलाव लाने की कोशिश की है वो मैं अपनी सबसे बड़ी कमाई मानता हूँ। जैसे कि मैंने जो 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर जो मैंने वीडियो बनाया था, उसके नीचे बहुत सारे मित्रों ने ये कमेंट किया कि वे पहले नास्तिक होते जा रहे थे, एक एथिस्ट थे, या बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग उनकी विचारधारा थी, या एक लिबरल विचारधारा की तरफ वे बहुत आकर्षित हो गए थे, झुकाव था उनका। पर जैसे जैसे वे हमारे वीडियोस देखते गए, वैसे वैसे उनकी विचारधारा में, उनकी सोच में परिवर्तन आते गया। जो उनके मन में हमारे देश और संस्कृति के प्रति ये जो सम्मान बढ़ा है, ये मैं अपनी सबसे बड़ी कमाई मानता हूँ। और बाकी रही बाहर की भौतिक कमाई की, पैसों की, तो देखिए
अब मैं किसी एक पर्टिकुलर महीने की आपको कमाई बताऊं उससे अच्छा है मैं एक ओवरऑल आपको अंदाज़ा दे देता हूं। 1 लाख जो व्यूज़ होते हैं उस पर एवरेज अगर 10 मिनट से कम का वीडियो होता है तो 30 से $40 आते हैं, और अगर 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होता है तो 1 लाख व्यूज़ पर करीब 50 से $60 आते हैं, या कभी कभी $70 भी आ जाते हैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा एड्स वगैरह आ जाए तो। पर हमारे चैनल के कई सारे वीडियोस यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देता है, तो थोड़े से आप कम मान लीजिए, $10 कम मान लीजिए। अगर 10 मिनट से कम वीडियो है तो आप $25 मान लीजिए मिलते होंगे 1 लाख व्यूज़ पर। और 10 मिनट से हमारे जो ज़्यादा के वीडियोज़ होते हैं तो उन पर जब 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो लगभग $40 से $50 मिल जाते हैं, ऐसा आप मान लीजिए। तो एवरेज ऐसा समझ लीजिए कि $35 हमें मिलते हैं 1 लाख व्यूज़ पर। तो हमारे कितने व्यूज़ हो चुके हैं वो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं, तो आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए कि लगभग कितना मेरा इनकम होगा यूट्यूब का। तो दोस्तों उम्मीद है, आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, पर फिर भी अगर कुछ प्रश्न छूट गए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।